तो आज बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही मशहूर अनसुलझे केस की, सॉमरटन मैन। हाँ, 1948 का मामला। काफ़ी पुराना और पेचीदा। बिल्कुल। मतलब दशकों से ये सवाल है कि भाई वो आदमी कौन था और उसकी मौत कैसे हुई। हुँ, तो आज ना हम इसी केस की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो विकिपीडिया और कुछ दूसरे ऑनलाइन सोर्सेज से है। सही। और कोशिश यही रहेगी कि ये जो पूरी गुत्थी है ना, और जो नई बातें पता चली हैं हाल फिलहाल में, उसे समझें। ठीक है, कहानी की शुरुआत होती है एक लाश से, और एक बहुत ही छोटे अजीब से कागज के टुकड़े से। बिल्कुल। और ये भी देखना होगा कि माहौल क्या था उस वक़्त। मतलब दूसरा विश्व युद्ध बस ख़त्म ही हुआ था, हाँ, कोल्ड वॉर की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, तो जासूसी वाली कहानियाँ, वो सब हवा में थीं। सही कह रहे हैं। इसने शायद मामले को और रहस्यमयी बना दिया। यकीनन, एक गुमनाम मौत उस दौर में, बहुत सवाल उठते थे। तो 1 दिसंबर 1948 जगह थी एडिलेड के पास सोमरटन पार्क बीच। सुबह कुछ लोगों ने देखा कि एक आदमी दीवार के सहारे टिका हुआ है। जैसे सो रहा हो। हाँ, बिल्कुल वैसे। पहनावा एकदम बढ़िया, सूट, टाई, जूते भी चमकते हुए। अब बीच पर ऐसे कौन तैयार होकर आता है? अजीब बात थी। पास जाकर देखा तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। जेबें टटोली, कोई पहचान पत्र नहीं, कुछ भी नहीं। और सबसे अजीब, कपड़ों से सारे लेबल काट दिए गए थे। सोचिए, ये तो शक पैदा करता है। जेबों में कुछ मामूली सी चीजें थीं। बस का टिकट, ट्रेन का टिकट, च्युइंग गम, सिगरेट, माचिस, एक कंघी। पर पहचान बताने लायक कुछ भी नहीं। हाँ, और फिर जब जाँच शुरू हुई, पैथोलॉजिस्ट ने अपनी रिपोर्ट दी। क्या कहा उन्होंने? अंदाजा लगाया कि उम्र कोई 40-45 साल रही होगी। सेहत ठीक-ठाक थी। दिखने में ब्रिटिश लगते थे। अच्छा। मौत का वक्त सुबह करीब 2 बजे का बताया। पेट में पेस्ट्री जैसी कोई चीज मिली, मतलब वो उनका आखिरी खाना था। और मौत का कारण? यही पेच था। डॉक्टर को शक था कि मौत जहर से हुई है। शायद डिजिटालिस या वैसा ही कोई जहर जो दिल पर असर करता है। उस जमाने में ऐसे जहरों का पता लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिला। उल्टी वगैरह के निशान भी नहीं थे? नहीं, वो भी नहीं थे। तो कॉरोनर ने कहा कि भाई मौत की वजह नहीं बता सकते, और पहचान तो खैर पता ही नहीं थी। हम्म। मामला वहीं अटक गया। फिर कुछ हफ्तों बाद एक और चीज सामने आई। जनवरी 1949 में। हाँ, वो सूटकेस एडिलेड स्टेशन के क्लोकरूम से मिला। हाँ, और ये भी 30 नवंबर को ही जमा कराया गया था। हाँ, इसका भी लेबल फटा हुआ था। तो मान लिया गया कि ये उसी आदमी का है। बिल्कुल। उसे खोला गया तो अंदर कपड़े मिले, और अंदाजा लगाइए। उनके लेबल भी गायब। हाँ, उनके लेबल भी हटा दिए गए थे। एक टाई पर टी कीन लिखा जरूर था, पर पुलिस को लगा ये शायद ध्यान भटकाने के लिए हो। हो सकता है। लेकिन एक बहुत ही खास चीज मिली। एक अनोखा नारंगी रंग का धागा। बारबोर कंपनी का। हाँ, यही धागा उस आदमी के पैंट की जेब की मरम्मत में भी इस्तेमाल हुआ था। तो ये एक कनेक्शन था। मतलब सूटकेस उसी का था, ये पक्का हो गया। हाँ, सूटकेस में कुछ औजार भी थे, जैसे स्टेंसिलिंग ब्रश, नुकीले औजार। पर कोई चिट्ठी, कोई मौजे तक नहीं थे। अजीब। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि शायद वो 30 नवंबर को ट्रेन से एडिलेड आया, सूटकेस जमा किया और फिर बस पकड़कर कहीं चला गया। पर कहाँ और क्यों, ये सवाल बने रहे। और फिर आया वो मोड़ जिसने इस केस को हमेशा के लिए बदल दिया। वो छोटा सा कागज का टुकड़ा। तमाम शुद्ध। हाँ, तमाम शुद्ध। कई महीनों बाद मिला ये उस आदमी की पैंट की एक छिपी हुई अंदरूनी जेब से। बहुत छोटा सा था ना, मुड़ा हुआ। बिल्कुल। उस पर फारसी में छपा था, तमाम शुद्ध, जिसका मतलब है समाप्त हुआ या दी एंड। अरे बाप रे। बाद में पता चला कि ये शब्द उमर खय्याम की मशहूर किताब रुबाइयात के आखिरी पन्ने से फाड़े गए थे। क्या कनेक्शन है। हाँ, तो पुलिस ने किताब ढूंढनी शुरू की होगी। हाँ, अपील की गई, और हैरानी की बात है वो किताब मिल भी गई। सच में? हाँ हाँ। रुबाइयात का एक खास दुर्लभ न्यूजीलैंड एडिशन था वो। किसी ने उसे समर्टन बीच के पास ही एक खुली कार की पिछली सीट पर फेंक दिया था। कमाल है, मतलब किसी ने जानबूझकर छोड़ा था। लगता तो यही है। और उस किताब के पिछले कवर पर पेंसिल से कुछ लिखा हुआ मिला। क्या लिखा था? 5 लाइनें थीं, बड़े अक्षरों में। एक कोड जैसा लग रहा था। दूसरी लाइन काटी हुई थी। कोड? उसे कोई समझ पाया? नहीं, बहुत कोशिशें हुई। नेवी इंटेलिजेंस ने भी देखा, पर कोड इतना छोटा था कि उसका कोई मतलब निकालना नामुमकिन है। आज तक वो एक पहेली है। और उस किताब में एक और सुराग था, है ना? हाँ, एक फोन नंबर। किसका था वो नंबर? वो नंबर पास में ही रहने वाली एक नर्स का था, जेसिका थॉमसन, जिसे लोग जो कहते थे। तो पुलिस उससे मिली होगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जेसिका ने कहा कि वो उस आदमी को नहीं जानती। पर फोन नंबर? उसने कोई साफ जवाब नहीं दिया।
लेकिन जब पुलिस ने उसे उस आदमी के चेहरे का प्लास्टर कास्ट दिखाया। तब क्या हुआ? वो बहुत घबरा गई। रिपोर्ट में लिखा है कि वो लगभग बेहोश होने वाली थी। बहुत अजीब प्रतिक्रिया थी। कुछ तो था जरूर। उसने ये जरूर माना कि 1945 में उसने एल्फ बॉक्सॉल नाम के एक आर्मी लेफ्टिनेंट को रुबाइयात की एक कॉपी तोहफे में दी थी। एल्फ बॉक्सॉल, कहीं वही तो समर्टन मैन नहीं था? पुलिस को भी यही शक हुआ। वो फौरन बॉक्सॉल के पास पहुंचे। वो सिडनी में थे। और वो जिंदा थे और उनके पास जेसिका की दी हुई रुबाइयात की कॉपी भी सही सलामत थी, जिसमें तमाम शुद्ध वाला पन्ना अपनी जगह पर था। ओह, तो समर्टन मैन बॉक्सॉल नहीं था? नहीं, लेकिन जेसिका की घबराहट और ये रुबाइयात वाला कनेक्शन, ऐसा लगा कि वो बहुत कुछ छुपा रही है। इसके बाद तो बहुत सारी थियरीज आई होंगी, जासूसी वाली कहानी। हाँ, वो सबसे मशहूर हुई। कोल्ड वॉर का माहौल था। पास में वुमेरा मिसाइल रेंज जैसी खुफिया जगह थी। और एल्फ बॉक्सॉल का भी तो आर्मी इंटेलिजेंस से कुछ कनेक्शन बताया जाता है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है। तो लोगों को लगा कि शायद समर्टन मैन कोई जासूस था जिसे दुश्मन एजेंटों ने मार दिया। क्या कोई और पहचान सामने आई? कुछ और नामों पर शक गया था, जैसे रॉबर्ट वॉल्श, एच.सी. रेनॉल्ड्स, पर वो सब गलत निकले। सालों तक कोई उस अनजान कब्र पर फूल भी रखता रहा। अच्छा, कौन रखता था? पता नहीं चल पाया। ये भी एक रहस्य ही रहा। मामला जैसे सालों तक अटका रहा, फिर डीएनए टेक्नोलॉजी आई। हाँ, और उससे उम्मीद जगी। प्रोफेसर डेरेक एबर्ट जैसे लोगों ने इस केस पर बहुत रिसर्च की। जेसिका थॉमस की बेटी होने का दावा करने वाली महिला से भी संपर्क किया। और फिर कब्र खोदने की बात हुई। बहुत सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार 2021 में अधिकारियों ने इजाजत दी। सोमर्टन मैन के अवशेषों को कब्र से निकाला गया। डीएनए के लिए? हाँ, ताकि डीएनए मिल सके और शायद उसकी पहचान हो सके। और क्या हुआ? क्या मिला डीएनए? जुलाई 2022 में प्रोफेसर एबर्ट और जेनेटिक जीनियोलॉजिस्ट कॉलिन फिट्जपैट्रिक ने एक बड़ा दावा किया। क्या दावा? उन्होंने प्लास्टर कास्ट जो बाल मिले थे ना, उनके डीएनए का विश्लेषण किया हम्म। और उस आधार पर उन्होंने कहा कि सोमर्टन मैन असल में कार्ल चार्ल्स वेब था। कार्ल वेब? हम्म, तो आखिर एक नाम मिला। हाँ, उनके विश्लेषण के मुताबिक कार्ल वेब जन्म 1905, मेलबर्न का रहने वाला एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इंस्ट्रूमेंट मेकर। इसके बारे में और क्या पता चला कार्ल वेब के बारे में? वेब मेलबर्न में पैदा हुआ था। उसकी शादी हुई थी डोरोथी रॉबर्टसन नाम की महिला से। अच्छा। डोरोथी ने बाद में बताया कि वेब थोड़ा अलग थलग रहता था, मूडी था और उसे कविताओं का बहुत शौक था, खासकर मौत पर लिखी कविताओं का। ओ। ये भी पता चला कि उसने शायद 1946 में एक बार आत्महत्या की कोशिश भी की थी। 1947 में वो और डोरोथी अलग हो गए। और उसके बाद? उसके बाद वेब का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, गायब हो गया जैसे। तो क्या वो एडिलेड अपनी पत्नी को ढूंढने आया था? ये एक थ्योरी है। डोरोथी उस समय एडलेड के पास ही एक कस्बे में रह रही थी, तो हो सकता है। और वो सूटकेस पर कीन टैग, उसका क्या? वेब का एक साला था, जॉन कीन, तो हो सकता है वो टैग उसका हो। काफी कुछ जुड़ रहा है। लेकिन क्या पुलिस ने इसे मान लिया है आधिकारिक तौर पर? अभी तक साउथ ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वो अपनी जांच कर रही हैं। लेकिन एबॉट और फिट्जपैट्रिक का दावा काफी मजबूत लगता है। तो मतलब एक गुमनाम लाश से कार्ल वेब तक का ये सफर, एक नाम तो शायद मिल गया है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं, सवाल तो अब भी बहुत हैं। हाँ, जैसे कि वेब एडिलेड क्यों आया था? अगर वो वेब था, तो उसकी मौत कैसे हुई? जहर था या कुछ और? वो कोड का क्या मतलब था? और सबसे बड़ा सवाल, जेसिका थॉमसन का इस सब में क्या रोल था? क्या वो वेब को जानती थी? लगता है कुछ राज तो जेसिका अपने साथ ही ले गई। शायद। और यही हमें इस केस के आखिरी में एक सोच पर छोड़ जाता है। क्या? क्या सिर्फ नाम पता चल जाने से रहस्य पूरी तरह सुलझ जाता है, या बस उसका रूप बदल जाता है? सोचने वाली बात है। ये केस इतने दशकों से लोगों को अपनी तरफ क्यों खींचता है? शायद ये हमारे अंदर की वो गहरी इच्छा है कि हर अनजानी चीज का जवाब मिले, हर पहेली सुलझे।